हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम प्रेप स्टडी मेड इजी। आज हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एचपी पटवारी एग्जामिनेशन के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं इंक्लूडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शंस दिए हैं: राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। तो क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि राइट टू इक्वल वेजेस है फॉर इक्वल वर्क जो है हमारा डीपीएसपी में आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारे पास आर्टिकल 19 में आती है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज़ इन द आर्टिकल 14। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक कोर्ट के पास ऐसी कौन सी पावर होती है या क्या चीज़ इशू कर सकता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्स हो सकते हैं या जिनको लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं: अ डिग्री, एन ऑर्डिनेंस, अ रिट और अ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, अंडर दिस आर्टिकल जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक रिट इशू करते हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ रिट। अच्छा, रिट्स कितनी हैं फंडामेंटल राइट्स में या फिर आर्टिकल 32 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5 टाइप की रिट्स आती हैं हमारे पास, जिसमें से हेवियस कॉर्पस होती है, मैंडेमस होती है, को वारंटो होती है, सर्च्योरारी होती है और हमारे पास प्रोहिबिशन होती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज़ ब्रॉड टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वाश्ड। मतलब क्या है यहाँ पर कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी रिट का यूज़ किया जाएगा किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वाश्ड, ताकि किसी अथॉरिटी को हम क्या है क्वाश कर सकें उसकी जो भी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, क्वाश्ड का मतलब जो है कि किसी भी डिसीजन को क्या है ख़त्म कर देना। तो ये पावर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जिसमें वो क्या करते हैं किसी भी लोअर कोर्ट को, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को क्वाश कर देती है या रद्द कर देती है। वैसे ही हाई कोर्ट क्या होते हैं, वो छोटे जो हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनके डिसीजन को क्वाश कर सकता है, रद्द कर सकता है। वो किस हमारे पास रिट में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्च्योरारी, जिसका मतलब है कि वो किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को वो क्या कर सकता है, अथॉरिटी को क्वाश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है: हु इज़ कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने कहा था आर्टिकल 32 या फिर जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या वो एम के गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इन्होंने इसको आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा था? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिकल 32 है वो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को या सिटीज़न को, हेल्प करता है इन केस उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने रिट्स का यूज़ कर सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और उसी के थ्रू वो क्या करता है,
रिट्स के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो चुके हैं उनको दोबारा से एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स में कौन सा नहीं आता है? राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन, या फिर डी राइट टू लॉज कंप्लेन विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ जो है वो हमारे पास पॉलिटिकल राइट नहीं होगा, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है हमें अंडर आर्टिकल 21 जो है एक फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। बाकी सारे जितने हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन है, या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट की कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी हो, वो सारे हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हु इज़ कंसीडर्ड एज द सोल गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है कि सोल गार्डियन कौन है? अगर हमारे पास किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होते हैं तो वो कैसे, किसकी हेल्प लेता है? यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है आपके पास सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इसका होने वाला जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि किसी भी केस में अगर किसी भी पर्सन या सिटीज़न का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाता है तो उस पर्सन के पास या सिटीज़न के पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 32 कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से एनफोर्स करवा सके। उसके लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और वहाँ से क्या है वो रिट जुरिडिक्शन जो है वो वहाँ पर गेम में आती है या फिर प्ले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। तो ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं अंडर आर्टिकल 12 टू 32। ठीक है। और यहाँ से क्या है हमारे पास, ये जो चारों पार्ट हैं ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि पार्ट 1 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्ट 1 में क्या आता है, या पार्ट 2 में क्या आता है, या फिर पार्ट 3 और 4 में क्या आता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। पार्ट 1 जो है यहाँ पर हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट 1, तो इसी में मतलब हमारे पास दिया हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट्स, जो कि हमारे पास क्या है आर्टिकल 1 आता है, और इंडिया की ही टेरिटरी के बारे में बात करता है पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में हमारे पास जो है सिटीज़नशिप की बात होती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे कोई पर्सन या फिर सिटीज़न जो है वो इंडिया के सिटीज़न होगा या नहीं होगा, या फिर कैसे वो सिटीज़नशिप ले सकता है, या फिर कैसे उसकी सिटीज़नशिप जा सकती है इंडिया एज एन इंडियन सिटीज़न। पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, जिसको हम बोलते हैं DPSP शॉर्टकट में। जिसको एलैबोरेट करें तो बात बनती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पार्ट 4A भी आता है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। पार्ट 5 आता है जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीट्स लिखा है यहाँ पर, डिलीटेड होगा, डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सी हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया था? ऑप्शन हैं 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, या फिर 62nd अमेंडमेंट। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो होने वाला है 44th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके बारे में आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे हमारे पास कब ये वाली जो हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट आई थी। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे पास 1978 में देखने को मिली थी, जो कि इनैक्ट की थी जनता पार्टी गवर्नमेंट ने। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो सेम ही क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया यहाँ पर, बट ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। इसमें क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन गार्ड करता है? लेजिस्लेचर है, क्या वो एग्जीक्यूटिव है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या फिर क्या वो जुडिशरी है?
तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस चीज़ का पार्ट है, हमारी जुडिशरी का पार्ट है। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को गार्ड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं जिसमें आर्टिकल्स, एक तरफ आर्टिकल्स हैं और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, और फिर नीचे एक कोड दिया होगा जिसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा कोड सही है। ठीक है, तो लिस्ट वन में हमारे पास दिया हुआ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 32, और लिस्ट टू में दूसरी तरफ दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो एक चीज़ तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 32 जो है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो डी का जो हमारे पास मैच होगा वो 4 के साथ होगा। तो अगर आप कोड्स में देखेंगे तो डी के साथ 4 जो है हमारे पास दो ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो ए और बी में से कोई एक आंसर रहने वाला है। आर्टिकल 14 जो है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी आता है, तो फर्स्ट का ए का जो है हमारे पास 1 होने वाला है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही जो है ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं जब आप एक या एक से ज़्यादा अगर आपको मैच हो जाएँ तो ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर है, जिसमें क्या होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स लेबर है जो उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, और अगर है तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। दूसरा है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, और अगर है तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अगर ये भी एक फंडामेंटल राइट है तो कौन से आर्टिकल के अंडर ये आता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर जो है हमारे पास आर्टिकल 23 के अंडर ही आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 24 के अंडर। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 25। तो तीनों ही हमारे पास क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट है एंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये तीनों ही हमारे पास क्या हैं, फंडामेंटल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट गारंटीड नहीं है जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो ऑप्शंस हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो गलत आंसर सही आंसर होने वाला है, क्योंकि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में काउंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वॉज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। अब राइट टू एजुकेशन जो है, इससे क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बन गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, तो 2002 में आया था, और इसका प्राइमरी टारगेट कौन थे या फिर कौन से ग्रुप ऑफ सोसाइटी था। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14, कॉलेज गोइंग टीनेजर्स, या फिर ऑल एडल्ट्स हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, और ऑप्शन डी दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें सही आंसर क्या होने वाला है, राइट टू एजुकेशन जो था
2002 में आया था, सही बात है। और ये किसके लिए आया था? चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब नए नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। असर्शन एंड रीज़न पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछा जा रहा है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जाएँ, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप रेडी रहें उसके लिए। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे पास, एक असर्शन है और एक रीज़न है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या असर्शन और रीज़न ट्रू हैं, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो असर्शन जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोलता है कि द राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट बट इट कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक फंडामेंटल राइट होना बंद हो गया, ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसको, पर ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह अभी भी एग्जिस्ट करता है। रीज़न बोलता है 44th अमेंडमेंट deleted Article 19F and 31 from Part 3 and added new Article 300A in Part 12। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो थी उससे हमने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया था, जिसमें से हमने आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 को पार्ट 3 से रिमूव करके आर्टिकल 300A में इंसर्ट कर दिया था अंडर पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है सॉरी, ऑप्शंस पढ़ते हैं अब। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन जो हैं इस क्वेश्चन के इसी तरह से आते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर दोनों में दोनों ट्रू होंगे बट रीज़न जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, या फिर असर्शन ट्रू होगा या रीज़न फॉल्स होगा, या फिर असेंशियल फॉल्स होगी, या फिर रीजनिंग जो है वो ट्रू होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, जिसमें क्या है हमारे पास कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। दोनों हमारे पास स्टेटमेंट सही हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमने रिमूव कर दिया था फंडामेंटल राइट से और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। दूसरी तरफ कब रिमूव हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में। और इसको हमने, इसके अंडर कौन कौन से आर्टिकल थे? तो 19F एंड आर्टिकल 31 ये जो थे इसके अंडर आते थे, और इनको हमने रिमूव करके कहाँ पर डाल दिया था? आर्टिकल 300A में इन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किस आर्टिकल में आती है हमारे पास? आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 22 है, या फिर आर्टिकल 31 है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कह लीजिए या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह लीजिए, एक ही बात है। कौन से आर्टिकल में आती है हमारे पास? आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल में आता है? हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट में दो आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स पूछे गए हैं। यहाँ पर दोनों आर्टिकल्स दिए गए हैं, कोई ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो इसका राइट आंसर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया है तो आर्टिकल 24 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि जो हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, राइट। जो आर्टिकल 24 है वो हमारे पास क्या बात करता है कि जो भी बच्चे हमारे पास अंडर दी एज ऑफ 14 आते हैं उनको किसी भी तरह की किसी भी जगह पर एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, ना वो फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड होंगे या फिर कोई भी काम उनसे नहीं करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक प्राइमरी फेज़ होता है जहाँ पर इनका ब्रेन डेवलप होगा, इसीलिए इनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन आती है, जिसमें आर्टिकल 21A की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस भी किया था कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शायद इस क्वेश्चन को। तो इसमें कौन सा है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो कौन सा आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 32, जो कि कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट की बात करेगा, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो एट प्रेजेंट पूछा जा सकता है या फिर ओरिजिनली पूछा जा सकता है। तो ओरिजिनली अगर पूछता है तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर एनशाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली। तो वही क्वेश्चन आ गया ओरिजिनली। तो ओरिजिनली कितने थे हमारे पास, ओरिजिनली जो है हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो हमें मिले थे, जिसमें से हमने किसको रिमूव कर दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक केस हम पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, जिसके बारे में जो है बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर की बात करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो कौन सा वो केस है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है हमारे पास, यहाँ पर कौन सा है वो, केशवानंद भारती केस है या गोलकनाथ केस है या इंदिरा सोहानी केस है या शंकरी प्रसाद केस है। तो यहाँ पर ये सारे ही केसेस जो हैं वो फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो केशवानंद भारती केस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो साथ में बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।